फाइनली उस बात के ऊपर आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम उस बात के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर बार बार स्टूडेंट हमारे साथ सवालात पुट इन कर रहे थे कि जी बेसिक पेपर में क्या फ़र्क है, बाकी के मुकाबले में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर गया था, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं कि हाँ मुफीद हो सकें। आल तो कि ज़रा थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन होपफुली कि अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपके लिए मुफीद हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है कैफ 4 में किस तरह से सवाल पुट इन करता है। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ब्स उसने आज तक इस्तेमाल किए, मैंने उन्हें एक लिस्ट बनाई है। जैसे आइडेंटिफाई का वर्ड जब वो यूज़ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस पैराग्राफ में, इस इबारत में या इस कॉन्सेप्ट के मतलब कुछ ये चीज़ें हैं जिनको आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी बताना है कि ये क्या इशू है, ये क्या सिनेरियो है, किस चीज़ से मुतल्लिक है। तो एक तो आइडेंटिफाई। लेकिन जब वो कहता है एक्सप्लेन, तो यहाँ पे जो है मार्क्स को एक दफ़ा व्यू कर लीजिएगा कि एक्सप्लेन जहाँ पे भी आएगा ज़रा मार्क्स देखने पड़ेंगे कि मार्क्स कितने हैं, उसके मुताबिक आप लिखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि इसके जो मतलब है ये होता है कि ये चीज़ जो लिखी है इसको क्लैरिफाई कर दें। इसके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखें जिससे ये चीज़ जो है वो आसान अल्फाज में बयान हो जाए और एक आम फहम ज़बान के अंदर एक आम आदमी को समझ आ जाए कि आपको इसके बारे में पता है। लेकिन अमूमी तौर पे एग्जामिनर चूँकि स्कोर कम देना चाहता होता है तो वो साथ ब्रीफ का वर्ड लगा देते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन। इसका मतलब वही होता है कि आप इसे आसान अल्फाज में लिखें, लेकिन लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको ज़्यादा लंबी इबारत तरतीब नहीं देनी, आपको इसके साथ साथ प्रिसाइज भी रहना है अपने आंसर में, यानी वर्ड्स चूज़ होने चाहिए और वर्बस लैंग्वेज बिल्कुल भी उसने मना कर दिया आपको। अब जहाँ आ जाता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करके तो सिर्फ टर्म लिखनी है कि जी ये उस टर्म की बात कर रहे हैं आप, ये उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आप। लेकिन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का मतलब ये है कि आपने उसको आइडेंटिफाई भी करना है पॉइंट को, और उसके बाद उसको क्लैरिफाई भी करना है, उसको एक्सपोज भी करना है, उसको वाज़ह भी करना है। तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहता है आइडेंटिफाई करो और रिलेट करो। अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का मतलब है सिर्फ आइडेंटिफाई करके वजाहत दे दो, एक्सपोज कर दो, आसान बता दो, बात ख़त्म होगी। लेकिन आइडेंटिफाई एंड रिलेट का मतलब ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट को आपने आइडेंटिफाई किया और फिर किसी चीज़ के साथ उसे कनेक्ट करना है, उसके एसोसिएशन को वाज़ह करना है, तो फिर वो बताएगा कि इसको इसके साथ ज़रा रिलेट करके दिखाओ कि इसका इस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। जैसे फाइबर ऑप्टिक का ताल्लुक जो है वो एक वैन या वाइड एरिया नेटवर्क के साथ बड़ा प्रोमिनेंट है, तो बताओ इसका इसके साथ कितना को लिंक बनता है। तो इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा सकता है। या मोटिवेशन का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ज़रा रिलेट करके दिखाओ, तो ज़ाहिर है मोटिवेटेड वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा आउटपुट देता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह रिलेट करना पड़ सकता है आपको। फिर अगर आप देखें तो एक चीज़ आ जाती है डिस्कस। डिस्कस का वर्ड वैसे काफ़ी बड़ा वर्ब है जो अगर यूज़ कर दिया जाए, इसका मतलब होता है एग्जामिन ब्रीफली कंसिडरेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए कंसिडरेशन दें और आंसर में कंप्लीट डिटेल मैनर लिखें, यानी कंप्लीट तफसीलात उसकी वाज़ह करें, उसका कोई एस्पेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा एग्जामिनर यहाँ पे अमूमी तौर पे हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी करता है कि डिस्कस के साथ ब्रीफली डिस्कस कर देता है, जिसका मतलब है पॉइंट भी कोई मिस नहीं करना, उसको एक्सपोज भी पूरी तरह करो, उसका कोई पॉइंट स्किप ना करो और उसको प्रिसाइज भी करो, मुख्तसर से अल्फाज में लिखो। तो ये अमूमी तौर पे करना पड़ सकता है या जनरली करना पड़ सकता है। इसके बाद चीज़ आ जाती है परफॉर्म एनालिसिस। एनालिसिस बेसिकली आप क्यों समझ लीजिए कि जो हम मैनेजर होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमें अक्सर ये करना पड़ता है कि चीज़ों को आपस में रिलेट करके, व्यू करके, उनको मिला के उनसे कुछ नताइज हासिल करने पड़ते हैं, और बिजनेस वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एनालिसिस क्वेश्चन कॉल फॉर ब्रेकिंग डाउन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द आइडिया, आइडिया का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर वाज़ह कर दें और कॉन्सेप्ट में जो कंपोनेंट हैं उनको एक्सप्लेन कर दें। पर्टिकुलरली ये केस स्टडी में कहा जाता है कि उन चीज़ों को निकाल के सामने रख दें और उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, उनका वर्किंग या प्रोसेस जो भी आपस में मिल के बनता है वो वाज़ह कर दें। तो ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ वो कह देता परफॉर्म एन एनालिसिस, कंडक्ट एन एनालिसिस, दैट बोथ आर मैटर द सेम थिंग, उनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है।
और जब वो कहता है गिव एग्जांपल, तो वो कहता है कि जो मैंने बताया है इसके अलावा जो सिचुएशन तुम एक्सप्लेन कर रहे हो या मैंने बताई है उसके अलावा सिमिलर लाइक सिचुएशन दूसरी को एक्सप्लेन कर दो, जिससे ये चीज़ वाज़ह हो जाए कि आपको ना सिर्फ इस चीज़ का पता है बल्कि उससे रिलेटेड एक्सपोजर भी है आपके पास। तो ये बच्चों इसके अंदर डिफरेंट वर्ब यूज़ होते हैं। लेकिन जो नए सवालात आ रहे हैं उसके अंदर जहाँ तक अप्लाई है कि अच्छा जी ये प्रैक्टिकल पुट अ प्रैक्टिकल यूज़, इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखा दो, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन मांगी जा सकती कि यहाँ तुम रिकमेंड कर दो या सजेस्ट कर दो। तो सजेस्ट अक्सर MIS में अभी रिसेंटली यूज़ किया गया है कि जी आप हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम सजेस्ट करो इस सिचुएशन में, कौन से वाला आइडियल रहेगा, कौन से वाला ज़्यादा वर्केबल रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन आप ये कहें कि जो बिल्कुल प्रोमिनेंट मैं कह रहा था ना, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, उसके अंदर ये है कि टेबल दे दिया जाता है, उसमें कुछ एरर्स किए होते हैं, एग्जामिनर ने गलतियां की होती हैं और वो कहता है कि इन गलतियों को तुम रेक्टिफाई करो। पर्टिकुलरली ये सवालात जो 2019 में काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आए और 2020 में वो ज़्यादा 19 में पर्टिकुलरली जो है वाज़ह नज़र आ रहे थे पेपर में। तो ये सवालात जो हैं ये भी इस तरह के आ जाते हैं कि एक टेबल है उसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं, तो स्ट्रेंथ में अपॉर्चुनिटीज़ का कोई सेंटेंस ऐड कर दिया और अपॉर्चुनिटी की सिचुएशंस को उठा के वीकनेसेस में ऐड कर दिया और आपसे कहा कि ये टेबल गलत है, इसको ठीक करो। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने रखी जा सकती है। तो ये वो क्यूरियोसिटी थी कि अगर आप ये कहें कि जी सारे ही पेपर्स को एक दफ़ा देखा जाए तो किस तरह के सवालात हैं, तो उसको एक मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और इसका मकसद बल्कि ये कहिए कि मकसद क्यूरियोसिटी को कवर करना नहीं बल्कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी को और जगाना था और आपको मज़ीद मोटिवेट करना था, ताकि आप अगर क्लासरूम में आते हैं तो मज़ीद प्रिपेयर करके आएँ और मज़ीद को क्रिटिकल क्वेश्चन आपके जहन में आए तो उसको सोच के आएँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. Thank you very much for joining.